हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस। आपके सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। तो रेमंड कैटल के द्वारा ये कंसेप्ट दिया था। क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, डिफरेंट तरीके से सोचना क्रिएटिविटी कहलाता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ही यही है कि आप सेम प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से कैसे सुलझाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड होगा, तो इस हिसाब से आगे चलते हैं। The acceptable sound combination of a language are specified in its rule. साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, जहाँ साउंड और लैंग्वेज की बात हो रही है तो फोनोलॉजिकल होगा, क्योंकि फोनेटिक्स साउंड के बारे में बात करता है। 2 का फोर्थ। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। वेगोस्की की ये जो थ्योरी है, इसमें लैंग्वेज की बात की जा रही है कि थॉट पैटर्न बदल जाता है, लैंग्वेज के चेंज होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है लैंग्वेज से थॉट पैटर्न। तो ये एक सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस है, ठीक है, क्योंकि ये वेगोस्की की थ्योरी है कि जैसे जैसे हम लैंग्वेज का बहुत असर होता है, ठीक है, और सोशल सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है और ये थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। तो थर्ड का 3 हो जाएगा। ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन है, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाओं का यूज होता है, जो कि हमारे थॉट पैटर्न पे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। एक तरीके से सोचने की क्षमता को चेंज कर सकता है, उसके पैटर्न को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस है। अब थर्ड का थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का भी थर्ड है। अब फोर्थ देख लेते हैं। रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉजेस ऑफ द malfunction. Malfunction based on his experiences with the symptoms he uses. Algorithms, इसमें सेट ऑफ जितना आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो सेट ऑफ पैटर्न्स है, वो यूज़ करके आप एक आंसर निकालते हैं। मेंटल सेट जो आपका मेंटल सेट है उससे, या फिर हीरोस्टिक इज प्रैक्टिकल वे आप करके उसका आंसर निकालेंगे। या फिर इनसाइड मतलब आपने एक अंदरूनी आपका जो इनसाइड है, अंदर मन की आवाज़ है, उससे आप आंसर निकालेंगे। रवि रिपेयर करेगा अप्लायंसेस, तो अप्लायंसेस रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो इनसाइड से नहीं कर सकता, मन की आवाज़ से नहीं कर सकता, ठीक है। बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करके कर रहा है। द कॉज ऑफ द मेल फंक्शन, और मेल फंक्शन का कॉज पता कर रहा है, तो वो प्रैक्टिकल वे में नहीं कर सकता, वो करके नहीं सीख सकता कि मैं भी करूँगा फिर मैं सीखूँगा, ठीक है। वो अपना हाइपोथेसिस यूज़ कर रहा है, ठीक है। हाइपोथेसिस की बात हो रही है तो वो अपने पास्ट पैटर्न्स एक्सपीरियंसेस यूज़ कर रहा है, तो एल्गोरिथम्स सही आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का फोर्थ। अब देखते हैं 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजीली। तो उसने अपने सारे काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, बांट लिया कि अब वो अच्छे से वो काम कर सकती है। बड़ा काम है, उसने छोटे छोटे सेक्शंस में उसको डिवाइड कर लिया। तो ये उसने जो थिंकिंग लगाई वो क्या है, सब लॉजिकल एनालिसिस है, सेकेंडरी एलॉबरेशन नहीं है, सब गोल एनालिसिस है, फंक्शनल फिक्सडनेस नहीं है, या रिडक्शनिज्म नहीं है। ये क्या है, सब गोल एनालिसिस है। गोल को छोटे छोटे भागों में बांट लिया, सब गोल कर लिया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने काम को कैसे करेगी। तो फिफ्थ का सेकंड हो जाएगा आंसर। सिक्स्थ देखते हैं। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, द स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। तो सोसाइटी ने कुछ काम
जो मर्दों के लिए बांट रखे हैं, कुछ औरतों के लिए बांट रखे हैं। तो ये सोसाइटी का जो एक कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये जेंडर एज अ हेरिडिटरी इंडोवमेंट नहीं है। हमें हेरिडिटी से नहीं बताया गया कि औरतों का यही घर में काम है और मर्द बाहर काम करेंगे, तो ये हेरिडिटी से हमें नहीं मिला। ठीक है, ये जहाँ की सोसाइटी ने जो अपना लिया, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से ये हुआ। ठीक है, अगर आप थाईलैंड या म्यांमार की बात करेंगे तो वहाँ पे पैटर्नल नहीं है, वो मैटर्नल है, तो वहाँ औरतें भी काम करती हैं, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जहाँ के जैसी सोसाइटी वहाँ पे वैसा ही चलन। तो 6th का 3rd हो जाएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग एंड मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। तो 7th का 3rd हो जाएगा। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। देखिए 3rd क्यों होगा, ये बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि सिम्बॉलिशिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। हम कोई सिंबल नहीं कर रहे हैं बच्चे की पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, हमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं देना है, ये हमारा मेन टारगेट नहीं है। डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, हमें रिपोर्ट कार्ड में उसका पोजीशन नहीं लिखना, हमें ये कोई हमारा कोई मेन एम नहीं है कि बच्चा फर्स्ट आता है कि सेकंड आता है, और यही हमारा फोकस है। स्कोरिंग पोजीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, हमें उसका असेसमेंट करना है, उसकी स्कोर्स बताने हैं, प्रोसीजर बताना है, इसलिए हम ग्रेडिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, मार्केटिंग और क्रेडिट एक्यूमुलेशन करते हैं कि हम उसका सही असेसमेंट कर सकें, उसकी लर्निंग अचीवमेंट्स का। इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट, ये तो बिल्कुल नहीं है। आंसर शीट को इवैल्यूएट करने के लिए हम ग्रेडिंग कोडिंग नहीं करते, हम इसलिए करते हैं कि उसका असेसमेंट हो सके, एक्चुअल में उसे पता चल सके कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। अब जो हम असेसमेंट कर रहे हैं लर्नर्स का, वो टीचर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर, टीचर को कैसे हेल्प कर रहा है, उसका एक रिकॉर्ड। रिडक्शनिज्म नहीं है, ये सब गोल एनालिसिस है, छोटे अपने गोल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसने काम को अंजाम देने का एनालिसिस किया। अब देखिए, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। सोसाइटी मेल एंड फीमेल के कामों को डिसाइड करती है, या द स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर है जेंडर एज ए हेरिडिटरी इंडोमेंट नहीं, हमें हेरिडिटी से नहीं पता चला कि किसका काम क्या है, औरतों का काम क्या है, मर्दों का काम क्या है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट 6 का 3rd हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी डिसाइड करती है कि मर्द क्या करेंगे, औरत क्या करेंगे। कहीं कहीं मैटरनल सोसाइटी है, कहीं कहीं पैटर्नल सोसाइटी है, तो उन्होंने अपने सोसाइटी के हिसाब से जो अपना सोसाइटी वर्क था मर्दों का औरतों का, वो डिसाइड हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 7 देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम स्कोर करते हैं बच्चे का असेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, हम पोजीशन के लिए सिंबलिजिंग नहीं करते, या डिपिक्टिंग दैट एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड में उसका क्या एकेडमिक प्रोग्रेस है, ये डिपिक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। ये एक प्रोसीजर है जिससे हमें बच्चे का करेक्ट असेसमेंट पता चलता है कि उसे कितना आ गया है, उसे कितना नहीं आया है। तो 7 का 3rd हो जाएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक्चुअल असेसमेंट करने के लिए। 8 देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। अब जो असेसमेंट हो रही है बच्चों की, लर्नर्स की, वो क्यों हो रही है, वो टीचर्स के लिए कैसे हेल्प हो रही है, तो वो देख लेंगे। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, इससे क्या होता है, जो लर्नर्स के रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन करने में हेल्प होती है टीचर्स को। ठीक है, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, तो ये बिल्कुल नहीं है। पेडागोजी की इफेक्टिवनेस जानने के लिए हम बिल्कुल बच्चों का असेसमेंट नहीं करते कि हमारा पेडागोजी कितना अच्छा है, इन बच्चों का टेस्ट लेके पता करें, ये बिल्कुल नहीं होगा। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, हम एबिलिटी जानने, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग करने के लिए भी नहीं करते क्लासरूम में। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचर्स, बिल्कुल नहीं, टीचर्स का तो बिल्कुल सवाल नहीं होता, सब चाइल्ड सेंटर्ड है, तो टीचर्स अपने लिए तो ये काम नहीं करेंगी। काम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको एक रिकॉर्ड बनाना है लर्नर्स की। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो इंक्लूसिव की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव, तो इंक्लूसिव मतलब ही होता है सबको साथ में लेके चलना, सबको इंक्लूड करना। तो ये बात करता है इक्वालिटी की, इक्विटी की और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, ग्रेड,
डिसेबिलिटी, ठीक है, लैंग्वेज, हम सबको इंक्लूड करके चलते हैं, इसी का मतलब इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन आप देखिए, तुरंत टिक करिए इक्वल और इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट कब आया? 2016 में आया। क्यों आया? क्योंकि डिसेबल लोगों को भी अधिकार है सेम तरीके से जीने का, उनको भी इक्वल राइट्स मिले, इक्वल तरीके से रहने का, इक्वालिटी उनके लिए भी ज़रूरी था। तो 2016 में ये एक्ट पारित हुआ। अब 11th वाला देख लीजिए। Children with individual difference should be taught in a school having teachers trained to teach children with specific individual difference. तो टीचर्स को ये आना चाहिए कि बच्चे अलग अलग होते हैं। Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the right of children with disabilities to free education from 6 years. Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the right of children with disability to free education from 6 to 14 years। ये सभी के लिए है, डिसेबल हो या नॉर्मल। तो ये इक्वालिटी की बात हो रही है, तो ये सभी के लिए 6 to 14 years है, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर इम्प्लाइज। डाइवर्स लर्नर का क्या मतलब होता है? अलग अलग जगहों के अलग अलग लर्नर्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग क्रीड के, अलग अलग रेस के। तो उन सभी को यूनिवर्सल लेवल पे लाना, सबको एक्सेसिबल फॉर्मेट सबको देना। तो ये एक यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है कि सभी के लिए एक जैसा डिज़ाइन बनाना लर्निंग का। इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग है। तो जहाँ ये आप देखें, इसका मतलब हो जाएगा मेटाकॉग्निजन। मेटाकॉग्निजन का क्या मतलब होता है? कॉग्नाइजेशन का मतलब होता है जानना, ठीक है। मेटाकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है जानने को जानना, विच इज़ नोन टू यू, उसी को आपको जानना। तो ये एक्सपीरियंस की बात करता है। तो रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग, जो चीज़ आपको पहले से ज्ञात है उसको और जानना, तो मेटाकॉग्नाइजेशन। 15 देखिए, व्हेन चिल्ड्रन सीक टू इंटरप्रेट द रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड पास एक्सपीरियंसेस। बच्चे ने अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट किया, तो ये क्या है? ये क्रिएटिव थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्यों नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी आइडिया पे बात नहीं कर रहा, किसी फ्रीडम या ऐसी चीज़ों को जानने की बात नहीं कर रहा। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब तुरंत आपका जो एक्सपीरियंस हुआ उससे आपने कुछ इंटरप्रेट किया, किसी चीज़ को आपने छुआ, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बहुत बड़े लेवल पे सोचना, पास इंफॉर्मेशन से इन्होंने बच्चे ने इंटरप्रेट किया अपना इंफॉर्मेशन, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है? जैसे कि फ्रीडम के बारे में सोचना, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। रियल है बट कॉन्क्रीट नहीं है, सब छू के या रियल अभी अप्लाई करके नहीं जान सकते। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बहुत बड़े लेवल पे सोचना, हर एक चीज़ सोचना कि वाई, व्हेन, डिड, ठीक है, वाई, व्हाट, व्हेन, सबका एनालाइज करना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग आप पास एक्सपीरियंसेस से जब आप इंटरप्रिटेट करते हो, और कॉन्क्रीट थिंकिंग में आप तुरंत वाला करते हैं। जैसे अभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, आपने कुछ किया और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, किसी चीज़ को छुआ और आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज़ कॉन्क्रीट थिंकिंग। अब 16 नंबर देखिए, टीचिंग लर्नर एट varying लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। टीचिंग लर्नर है, वेरियस लेवल पे है और डिफिकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है प्रॉब्लम्स को लेके। तो इससे क्या कहेंगे आप? इसे डिफरेंशिएटेड कहेंगे, अलग अलग तरीके से समझना कहेंगे। कोई कुछ अलग है, किसी की एबिलिटी अलग है, किसी का मेंटल स्टेट अलग है, किसी किसी की अलग अलग अपने है। तो अपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, सबको एक इंक्लूसिव नहीं किया बल्कि डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग तरीके से सेगमेंटाइजेशन किया, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएटेड में आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चंस हम देख लेंगे।
मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसेंडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। तो मेंटेनेंस के साथ जनरलाइजेशन आता है। मेंटेनेंस मतलब ए फॉर एप्पल, आप इसको याद रखें कि ए फॉर एप्पल होता है। और जनरलाइजेशन मतलब कि कहीं भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट दिया जाए तो आपको जनरलाइजेशन याद रहे, ए फॉर एप्पल याद रहे। तो मेंटेनेंस के साथ क्या आता है, जनरलाइजेशन का स्टेज आता है। मेंटेनेंस मतलब आपको याद रखना है जो भी आपको पढ़ाया गया, और जनरलाइजेशन मतलब किसी भी इन्वॉल्वमेंट में याद रखना है। ठीक है। ज़ोज़ैंग बिलीव दैट द कॉग्निटिव एंड इमोशंस आर, रुक जाइए स्लाइड्स आने दीजिए, तब तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि मेंटेनेंस को, जी हाँ आ गया है। रॉबर्ट ज़ोज़ैंग बिलीव्स दैट द कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड। तो जो कॉग्निशन एंड इमोशंस है वो ज़ोज़ैंग बिलीव्स दैट द कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड, आपसी इनका इंटर रिलेशन है कॉग्निशन का और इमोशन का। तो इमोशनल स्किल होता है और एक कॉग्निशन स्किल होता है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। आपका आसपास का माहौल ये बहुत हद तक आपके कॉग्निटिव स्किल्स पे एक तरीके से काम करता है। तो ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है, डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल, लेकिन इंटर रिलेटेड है। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज़ यूजिंग मेथड ऑफ टीचिंग। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है वो पढ़ा जा चुका है, लेकिन उसको एक तरीके से परफॉर्मेंस उसको करेक्ट करना, टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस। तो डिमॉन्स्ट्रेट करके वो आपके परफॉर्मेंस को करेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी आपको सिखाया जा चुका है। क्या है, एक ऑब्जर्वेशन मेथड है, आपको ऑब्जर्व करके आपको ठीक करना। ठीक है। टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टास्क, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्किल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। नहीं, रूटीन इंपॉर्टेंट है बट सेंट्रल नहीं है, पोजीशन सेंट्रल पोजीशन नहीं है। स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेंट्रल पोजीशन नहीं है। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, हाँ चाइल्ड सेंटर्ड है, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर्स fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting obedience, क्या बात मान रहे हो बाकियों की तरह ड्रेसअप करके। कॉम्प्लियंस, आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। कन्फर्मिटी, आप कंफर्टेबल हैं इसलिए, या फिर आप ग्रुप आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ग्रुप आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आप ग्रुप की तरह कपड़े पहन रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजे का डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी से सेंसरी मोटर हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात है, अटेन्ड ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर में ये चीज़ आती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब सारे ही बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग एबिलिटीज़, मेंटल स्टेट, अपब्रिंगिंग से हैं, और ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए, जैसा बच्चा है वैसे ही उसको ज्ञान दिया जाए, उसी के लेवल में आके उसको ज्ञान दिया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चा का लेवल कुछ हो और आप कुछ उसको पढ़ा के चले गए और उसको समझ में नहीं आया। तो ये क्यों है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन प्रोग्राम है। 30th क्वेश्चन देखिए, 29th, between the month of age most children begin to combine words into short sentence while speaking। 24 से 30 मंथ का जब बच्चा होता है, 2 साल के ऊपर का बच्चा, शब्दों को एक सेंटेंस में यूज़ करना उसको आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 and 30 months। इससे छोटे बच्चे शब्द बोल लेते हैं बट उनको सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा 24 से 30 महीने का बच्चा। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंड और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। डेवलप की बात आई है, कंसेप्ट किसने दिया ये नहीं पूछा आपसे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर
इसमें जो बच्चे हैं वो गलत करके चले आते हैं। आंसर है अल्फ्रेड बिनेट, क्योंकि डेवलप्ड की बात की जा रही है इसलिए अल्फ्रेड बिनेट। किसने दिया था ये कंसेप्ट किसने दिया था? स्टर्न विलियम्स ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, लेकिन इसके पहले कंसेप्ट था, लेकिन आपकी स्टडीज़ में इसका क्या लेना देना है, ये अल्फ्रेड बिनेट ने ही बताया था कि आईक्यू का सीधा उसके कॉग्निटिव क्षमताओं पर असर पड़ता है। भाई बच्चे का जितना आईक्यू होगा वो उसी हिसाब से अपना स्टडी करेगा। तो ये डेवलप्ड करने वाले अल्फ्रेड बिनेट थे। स्टर्न विलियम ने 1912 में ये कंसेप्ट दिया था। तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन नहीं किए, वो हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। हिस्ट्री से टॉपिक भी डालूँगी मैं, सोशल स्टडीज़ कवर करवाऊँगी, इंग्लिश, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।